लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे एक नए सेशन में। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम कैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपनी कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन दें। हर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में हमारी कोशिश रहती है कि आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिले। इसी कड़ी में हमारी कोशिश ये भी है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, जो लोग कृषि से क्षेत्र से संबंधित हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जिनकी जो इनकम है एग्रीकल्चर क्षेत्र से आती है, उनको भी हम सपोर्ट करें किसी तरह से, उनको उन तक भी हम पहुँचें और उनको जो भी ज़रूरी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे कृषि क्षेत्र में, उसके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि वो अपने अपने ही स्थान पे जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, वहीं पे अपनी आय को और बढ़ा सकें, आय को दुगना कर सकें और जो भी ज़रूरी सरकारी स्कीम्स हैं उनकी मदद के उनको उनके उस स्कीम्स के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकें और अपने व्यवसाय को और ज़्यादा आगे ले जा सकें। इसी कड़ी में आज जिस टॉपिक और जिस स्कीम के बारे में हम बात करने आ रहे हैं, उसका नाम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिज़नेस सेंटर्स स्कीम। जैसा कि आप नाम से ही थोड़ा समझ रहे होंगे कि एग्री क्लिनिक किसे कह सकते हैं और एग्री बिज़नेस सेंटर्स क्या होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये कृषि से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है उन लोगों के लिए जो जिनकी आय का स्रोत एग्रीकल्चर है या ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ डिप्लोमा या कोई ग्रेजुएशन या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी हुई है या इससे संबंधित किसी तरह का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है और आगे अपना फ्यूचर जो वो करना चाहते हैं वो किसी एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही करना चाहते हैं। तो इसी स्कीम को थोड़ा सा समझते हैं कि इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये स्कीम और किस तरह से ये मदद करती है हमारे ख़ास तौर पे कृषि क्षेत्र के लोगों के बाद। तो अगर हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझने की कोशिश करें, इसके इंट्रोडक्शन से अगर हम बात करें, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके द्वारा ये 2010 में लॉन्च की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने नाबार्ड जो बैंक है, जो कृषि क्षेत्र के लिए जो नाबार्ड एक संस्था बनाई गई, इसके ऊपर हम पहले भी टॉपिक कर चुके हैं नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड की जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम अलग से एक सेशन कर चुके हैं। तो नाबार्ड की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2010 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किया जाए जो अलग-अलग विषयों पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें काम कर सकें, जिसमें सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंसेस आते हैं, फॉरेस्ट्री है, डेयरी उद्योग है जिसका हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ख़ास तौर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डेयरी का एक बहुत बड़ा अवसर भी मौजूद है और बहुत बड़ा व्यवसाय है डेयरी अपने आप में। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा उद्योग है और यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत लोग इसमें आना चाहते हैं। इसी तरह फिशरीज़ है, मछली पालन से संबंधित जो व्यवसाय हैं। इस तरह के जो फील्ड्स हैं, जो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज़ हैं,
इस तरह की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हैंड होल्ड कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको सपोर्ट दे सके। ऐसी फील्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इस फील्ड से संबंधित हैं, कुछ किसी तरह का सर्टिफिकेट या उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है, उन लोगों को यहाँ पे लाके उनकी मदद से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अब जब ये मदद की जाएगी तो कैसे इसको किया जाए, कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से किया जाए, उसके लिए जो ये स्कीम है, यहाँ पे 2 इसको कंपोनेंट में बनाया गया, जिसमें एक एग्री क्लिनिक को एस्टैब्लिश करना और साथ ही साथ एक एग्री बिज़नेस सेंटर को एस्टैब्लिश करना। ये 2 चीज़ों को एस्टैब्लिश करना और ये देश भर में इसको एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है वो ज़्यादातर गाँव में बसता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ी लोकेशन है, बहुत वास्ट एरिया है। तो बहुत सारे एग्री क्लिनिक्स और बहुत सारे एग्री बिज़नेस सेंटर्स की ज़रूरत होने वाली है। इसी उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया कि देश भर में ऐसे एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिज़नेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाए। और वो क्या कार्य करेंगे, वो कहीं न कहीं जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जिनको जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करते आए हैं, जिनके पास नए ज़माने की टेक्नोलॉजी नहीं है या नए तरह के क्रॉप्स के बारे में जानकारी नहीं है, वो उनको हम अलग-अलग तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकें, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं उसके साथ-साथ अगर वो कुछ और नए ज़माने की फार्मिंग कर सकें या नए तरह के कुछ क्रॉप्स उगा सकें या एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज़ में जा सकें, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। इस तरह की सपोर्ट सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड की जाएँगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सपोर्ट सर्विसेज़ ये एग्री क्लिनिक्स के माध्यम से या एग्री बिज़नेस सेंटर के माध्यम से दी जाएगी, ये एक तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यानी कि इसमें किसान को कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है और एक तरह से पूरी पूरी तरह से उनको जो है वो फ्री में ये सर्विस मिलेगी, जो कि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इससे जब हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था पे असर आएगा, तो कहीं न कहीं देश में जो है वो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेके जो सरकार का विज़न है, उसको सपोर्ट मिलेगा और देश की तरक्की में भी, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भी ये इसका एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान होगा। साथ ही साथ जैसा हम देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से एक बहुत बड़ा पलायन होता है नौजवानों का, जो रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरों की तरफ या दूसरे राज्यों की तरफ जो है वो जाते हैं। वो मजबूर होते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनके क्षेत्र में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती हैं, रोज़गार नहीं होती। तो कहीं न कहीं एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिज़नेस सेंटर जो हैं, ये एक तरह से रोज़गार भी मुहैया कराएगा, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ऐसे नौजवानों को जो अपने ही क्षेत्र में रह के काम कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में ही अपना जो है वो भविष्य बना सकते हैं। तो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट करना, इस तरह का जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जहाँ पे एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिज़नेस सेंटर्स बना के पूरे देश के किसानों को उनके एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करें और उनको कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, दुगना कर सकते हैं। नौजवानों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा या जिनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं होंगे, उनको भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। थोड़ा-सा समझते हैं कि एग्री क्लिनिक किसे कहते हैं। एग्री क्लिनिक जैसे हम नाम से ही समझ रहे हैं कि कोई क्लिनिक की होती है जो कहीं न कहीं, जैसे अब हम लोग किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक मेडिकल से संबंधित होती है, स्वास्थ्य से संबंधित होती है। इसी तरह जो एग्री क्लिनिक होगी वो कहीं न कहीं जो हमारी फसल होती है, किसान की फसल होती है, जो क्रॉप्स होते हैं, उनकी कहीं न कहीं हेल्थ से संबंधित है, उनकी गुणवत्ता से संबंधित होती है, सीड की क्वालिटी से संबंधित होती है, जो सॉइल हेल्थ जिसको कहते हैं, ज़मीन की गुणवत्ता जो होती है, उपजाऊपन होता है, उससे संबंधित होती है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज़, ऐसी सुविधा, ऐसी एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिलती है ऐसी एग्री क्लिनिक से, जिनसे हम सॉइल हेल्थ की मदद ले सकते हैं, प्लांट की प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं कि उसमें फसल में कीड़ा ना लगे, किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पे, जिससे फसल में जो है वो ख़राबी ना आए, उसकी पैदावार बढ़े। इसी तरह क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह की क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया जाए, ख़ास तौर पे उस क्षेत्र में मौसम के लिहाज से या जो वहाँ की ज़मीन है उसके हिसाब से कौन सी फसल वहाँ पे होगी या किस तरह के क्रॉप्स
वहाँ पे और उगाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो सुविधा है, इस तरह की एडवाइस है, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि किसान का एक बहुत बड़ा जो डर होता है वो होता है उसकी अगर फसल ख़राब हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, वो खलिहानों में जो है आग लगने से भी हो सकती है, वो बारिश की वजह से भी हो सकती है, या अन्य किसी भी जो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना, क्रॉप इंश्योरेंस कैसे कराया जाए, जो फसल है उसका बीमा कैसे कराया जाए, सरकार की कौन-सी स्कीम है जिसके तहत अपनी फसल का बीमा कराया जा सकता है। तो इस तरह की गाइडेंस और सपोर्ट जो है वो भी एग्री क्लिनिक का ही काम होता है। वो एग्री क्लिनिक किसानों को बताती है कि कैसे वो अपनी फसल का जो है वो बीमा करा सकते हैं और किसी भी इस तरह की मुसीबत से वो पहले ही तैयार कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ जो भी फसल उगाई जा रही है उसका क्या दाम मिल रहा है, किस तरह का उसमें जो है वो डिमांड सप्लाई है, इसकी भी मदद, कैसे वो अपने जो फसल है उसका दाम कैसे निर्धारित करें या कहाँ वो अपनी फसल को अच्छे दाम में बेच सकें, इसकी भी थोड़ी गाइडेंस और सपोर्ट एग्री क्लिनिक के माध्यम से दी जाती है। साथ ही साथ जो लोग लाइव स्टॉक में डील कर रहे हैं या साथ ही साथ पोल्ट्री फार्मिंग या इस तरह का जिनके पास कुछ जानवर हैं, डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, वहाँ पे उनके जानवरों का, उनके खाने का, उनका जो चारा है, उसके लिए जो क्लिनिक की सर्विसेज होती हैं, जो क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं, वो भी एक तरह से एग्री क्लिनिक का ही काम होता है। इसके साथ-साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, यानी कि फसल को काटने के बाद कैसे उसको जो है किस अपने खेतों से मंडियों तक पहुंचाना है, उसके बीच में वो जो पूरी साइकिल है, उसमें कैसे जो है वो उस क्रॉप को बचाना है, क्या उसमें कोल्ड स्टोरेज का रोल आ रहा है या इस तरह की कोई जो चेन चेन है वो क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है। पैकिंग से संबंधित भी हो सकता है इसमें। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे फसल को बचाया जाए और मंडियों तक या एंड कंज्यूमर तक सही सलामत उस फसल को पहुंचाया जाए। तो ये सारी जितने भी विषय हैं, इन सब को जो है एक एग्री क्लिनिक के माध्यम से किसान जो है इन सब चीज़ों की बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और इसके बारे में जो भी उसको ज़रूरत है, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मदद चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके क्षेत्र में जो एग्री क्लिनिक होगी, वहाँ से वो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी जानकारी ले सकता है। तो ये एग्री क्लिनिक के साथ-साथ जैसे हमने ज़िक्र किया कि एग्री बिज़नेस सेंटर्स भी होते हैं, एग्री बिज़नेस सेंटर्स को भी क्रिएट करना है। तो एग्री क्लिनिक का काम क्या होगा कि वो एक तरह से आपको क्रॉप की मेडिकल फैसिलिटीज़, जानवरों की के लिए जो क्लिनिकल सर्विसेज हैं या क्रॉप इंश्योरेंस है, इस तरह की सर्विसेज आपको वहाँ से मिलेंगी। इसी तरह जो एग्री बिज़नेस सेंटर्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है किसानों की डायरेक्ट जो आय है उससे संबंधित है कहीं न कहीं, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो है कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो किसानों की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो एग्री वेंचर्स हैं, जो इसका इसका जो मेन उद्देश्य है इस तरह के एग्री बिज़नेस सेंटर्स को सेटअप करने का, कि वो एक तरह से एक ट्रेडिंग यूनिट की तरह काम करते हैं। उन उन वेंचर्स को जिनको हम एग्री वेंचर्स कह सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो ऐसे प्रोफ़ेशनल्स द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में ही उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है या उन्होंने कोई किसी तरह का स्पेशल जो है वो कोई कोर्स किया होता है, या वहाँ से वो ग्रेजुएशन या इस तरह की कोई स्कीम कोई किसी कोर्स से संबंधित होते हैं। तो ऐसे ट्रेन्ड जो एग्रीकल्चर प्रोफ़ेशनल्स होते हैं उनके द्वारा ये एग्री वेंचर यूनिट्स एक ट्रेडिंग यूनिट्स की तरह जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इस एग्री बिज़नेस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ये किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये बेसिकली जो स्कीम होती है ये पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर किस पर्पज़ से कि जो वो ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग हो सके किसानों की। दूसरा, उनको किस तरह के लोन मिल सकते हैं, किस तरह की सब्सिडीज़ हैं और जो भी उस सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं जहाँ पे उनको अपनी क्रॉप से संबंधित या अपने व्यवसाय से संबंधित जो सरकार द्वारा स्कीम्स हैं उनमें कैसे फाइनेंस की सुविधा मिल सकती है, कैसे उनको सब्सिडीज़ वाले जो है वो लोन मिल सकते हैं, कम कम से कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। जो ये वेंचर्स होते हैं, जो एग्री वेंचर्स होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फार्म के इक्विपमेंट्स हैं आजकल
क्योंकि फार्मिंग जब हम बड़े स्केल पे करते हैं, किसी भी किसान से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैनुअल फार्मिंग से ज़्यादा वहाँ पे कुछ मशीन्स का इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो उन इक्विपमेंट्स का जो इस्तेमाल है, उनको जो है मेंटेन करना है, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो इस एग्री वेंचर द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हों या एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज हों, उनकी उनमें जो सेल हो रही है उसके बारे में इनपुट्स देना, ये भी एग्री बिजनेस सेंटर का काम होता है। साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये उसको पूरे होल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को कवर करता है, वो भी एग्री बिजनेस सेंटर की मदद से जो है वो किसान कर सकते हैं, और एग्री बिजनेस सेंटर उसमें भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जितने भी इनकम जनरेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, इनका मार्केट लिंकेज करना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है जो एग्री बिजनेस सेंटर्स द्वारा किया जाता है, और किसानों को इसमें जो है वो मदद प्रोवाइड की जाती है। कौन लोग इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने एग्रीकल्चर में ही कुछ कोर्स किया हुआ है, तो उनके लिए मुख्यतः है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली चीज़, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट्स में, वो लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो डिप्लोमा होल्डर्स हों, जिसमें 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, या स्टेट एग्री एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनसे भी हो सकता है, या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ से जितने भी इस तरह के जो संस्थाएं हैं जो अप्रूव्ड हैं, वहाँ से अगर किसी ने डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो लोग इस स्कीम के लाभ के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ऐसे साइंस ग्रेजुएट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एग्री और एग्री एलाइड सब्जेक्ट्स में, वो भी इसमें जो है एलिजिबल होते हैं। इसी तरह जो डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने किसी यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई डिग्री कोर्स किया हुआ है जिसमें 60% न्यूनतम मार्क्स आए हों, वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे इस स्कीम में इनरोल करने के लिए, और इस स्कीम में जो है इसका फ़ायदा उठाने के लिए। इसके अलावा जो डिप्लोमा या पीजी कोर्सेज करके आए लोग हैं जिनका मिनिमम 60% कोर्स किया हो उन्होंने एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट्स के अंदर, या जो परस्यूइंग कोर्स कर रहे हो बीएससी विद बायोलॉजिकल साइंसेज किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के माध्यम से, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। इसी तरह ऐसे इंटरमीडिएट +2 लेवल वाले छात्र जिन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस करे हों +2 लेवल पे मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, वो लोग भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट्स में, जो कि ऐसी संस्थान द्वारा हो, ऐसी एजेंसीज द्वारा हो जो कि जिनके पास अप्रूवल हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकॉग्नाइज्ड जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, वहाँ से अगर किसी ने डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो भी इसमें एलिजिबल हों। और इन सब में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर उनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बेसिकली अगर हम देखें तो जो भी ऐसे लोग जो डिप्लोमा कर रहे हों किसी यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने डिग्री कोर्स किया हो, या ऐसी किसी भी संस्था से जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, वहाँ से अगर किसी ने डिप्लोमा किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो सब लोग इसमें एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, और उसमें इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये इस स्कीम के माध्यम से ये इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा मैंने अभी एग्री बिजनेस सेंटर्स के बारे में कहा कि क्या एग्री वेंचर्स हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी
लिस्ट होगी जिसको हम एग्री वेंचर्स का नाम दे सकते हैं। तो बहुत एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली चीज़ जो सामने आती है एग्री वेंचर्स में वो होती है सॉइल और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज़। ऐसी लेबोरेटरीज़ का सेटअप जहाँ पे सॉइल की और पानी की, जो दोनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी एग्रीकल्चर में, किसी भी कृषि की एक्टिविटी में, उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसे लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिशमेंट वो भी एक एग्री वेंचर का पार्ट होगा। साथ ही साथ जो पोल्ट्री और फिशरी हैचरीज़ हैं, ऐसी हैचरीज़ को क्रिएट करना, वो एक एग्री वेंचर की डेफिनेशन में आएगा। साथ ही साथ सीड प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये भी एग्री वेंचर्स का पार्ट होंगे। इसके साथ जो वर्मी कल्चर यूनिट्स कोई इस्टेब्लिश कर रहा है, वो एक एग्री वेंचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो बी कीपिंग या हनी बी प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको भी एग्री वेंचर की कैटेगरी में रखा जाएगा। एग्री टूरिज़्म एक नया और बहुत ही उभरता हुआ सा एक टर्म है, तो एग्री टूरिज़्म को भी एग्री वेंचर की कैटेगरी में और श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे भी डायरेक्ट किसान से संबंधित तो नहीं, लेकिन टूरिज़्म को जोड़ के एक एग्री टूरिज़्म एक नया तरह का व्यवसाय निकल के आ रहा है, इसको भी रखा गया है एग्री वेंचर की कैटेगरी में। साथ ही साथ जो कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर कोई कर रहा है, वो भी एग्री वेंचर में ही डिफाइन किया जाएगा। इसके साथ जो आईटी कियोस्क लगाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कियोस्क लगाए जा रहे हैं अगर, तो वो भी एग्री वेंचर यूनिट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फीड प्रोडक्शन, मार्केटिंग, टेस्टिंग यूनिट्स या इस तरह के वैल्यू एडिशन सेंटर्स होंगे, वो भी एग्री वेंचर यूनिट्स में काउंट होंगे। इसमें इसके अलावा अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जैसे बात कर रहे थे, तो कोल्ड चेन यानी कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट, वो भी एग्री वेंचर्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह मेटालिक या नॉन मेटालिक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स अगर बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एग्री वेंचर्स का पार्ट होंगे। हॉर्टिकल्चर क्लिनिक्स या नर्सरीज़ या लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर, ये सारी सर्विस जो एक्टिविटीज़ हैं या सेरीकल्चर यूनिट्स हैं, ये सब एग्री वेंचर्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है और उनकी मार्केटिंग है, उनको प्रोड्यूस करके मार्केटिंग करना, साथ ही साथ ये भी एग्री वेंचर्स का पार्ट होंगे। इसके अलावा रिटेल मार्केटिंग आउटलेट्स अगर कोई क्रिएट कर रहा है, स्पेशली फॉर एग्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो उनसे संबंधित अगर कोई मार्केटिंग आउटलेट है, वो भी उसका पार्ट होगा। इसी तरह जो फार्म के से रिलेटेड मार्केटिंग है, चाहे उसके इनपुट आउटपुट से संबंधित, दोनों ही चीज़ों में प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों ही पार्ट इसका एग्री वेंचर का पार्ट होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एग्री वेंचर में ही ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ क्रॉप का प्रोडक्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, मशरूम प्रोडक्शन, ये भी एक एग्री वेंचर का ही पार्ट है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डेयरी उद्योग है या पोल्ट्री है, पिगरी है, फिशरीज़ है, शीप रेयरिंग है, गोट रेयरिंग है, एमो रेयरिंग है, रैबिट रेयरिंग है, ये भी जो है एग्री वेंचर्स यूनिट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड्स या इस तरह की जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये भी एक तरह से एग्री वेंचर्स का पार्ट हैं। इसके साथ साथ जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स क्रिएट करना या इस तरह के यूनिट्स को क्रिएट करना, इसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स है, चाहे वो सॉर्टिंग के लिए हो, चाहे वो ग्रेडिंग के लिए हो, स्टोरेज और पैकेजिंग से संबंधित हो सकते हैं, इस तरह के जो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, ये सब एग्री वेंचर का पार्ट आते हैं। और इसके अलावा जो भी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या मार्केटिंग से संबंधित हैं, ख़ास तौर पे जो मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट से संबंधित जितने भी इस तरह के सेंटर्स हैं, वो सब एग्री वेंचर्स का पार्ट होते हैं। लिस्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बहुत बड़ी लिस्ट है, इसी के साथ साथ जो क्रॉप प्रोटेक्शन सर्विसेज आती हैं, जैसा हमने देखा कि एग्री क्लिनिक्स के माध्यम से या एग्री सेंटर्स के माध्यम से ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके साथ जो पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है या डायग्नोस्टिक कंट्रोल सर्विसेज है, चाहे वो कल्चर रूम के माध्यम से हो, ऑटोक्लेव्स के माध्यम से हो, माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से हो, हम तमाम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें एग्री वेंचर्स का पार्ट हो सकती हैं। इसी तरह जो प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होता है, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के लिए हो, वो भी इसका पार्ट होता है। एग्री जर्नलिज्म भी हो सकता है, फिल्म प्रोडक्शन हुआ, फिल्म जो फार्म पब्लिकेशन है, एग्जीबिशंस हैं, इसी के साथ साथ जो लाइफ स्टॉक हेल्थ कवर है, जो डिस्पेंसरीज का क्रिएशन है, सेटअप्स हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से एग्री वेंचर्स का पार्ट होती हैं। ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग की अगर हम बात करें कि कैसे इसमें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कैसे सपोर्ट सिस्टम, क्या सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, तो सरकार द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट संस्था है, ये एक तरह से मुख्यतः जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ज़िम्मेदार बनाई गई है। मुख्यतः इसको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और पूरा जो है वो ट्रेनिंग जो है इसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ-साथ जो एग्री क्लिनिक्स हैं या एग्री बिज़नेस सेंटर्स हैं, इनको एक नोडल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से जो है वो एस्टैब्लिश करना और उनको सक्सेसफुली रन कराना, ये भी इसका जो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट है, इसका ही मुख्य रोल है इस विषय में। अगर हम क्रेडिट सपोर्ट की बात करें, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट जो है वो मुख्यतः जो एक तरह से वो जो मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन होता है, वो क्रेडिट सपोर्ट ही होता है। कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो है, वहाँ पे जो क्रेडिट सपोर्ट है वही उसका मेन अट्रैक्शन होता है, वही मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे भी समझते हैं कि किस तरह का क्रेडिट सपोर्ट जो है सरकार द्वारा इसमें दिया गया है। तो अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इसमें सीलिंग रखी गई है वो है 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कि जो भी इंडिविजुअल जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, उसमें जो हाईएस्ट सीलिंग रखी गई है वो 20 लाख रुपए तक की रखी गई है। अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर कहा जाए, जिसको उस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो वहाँ पे इस सीलिंग को बढ़ा के 25 लाख रुपए तक कर दिया जा सकता है। लेकिन वो उस प्रोजेक्ट की पूरे रिव्यू के बाद होगा, और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में आना चाहिए, जिसका पूरा रिव्यू होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी जाएगी, क्या उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है। उसके बाद इस 20 लाख की लिमिट को उस स्पेशल केस में 25 लाख रुपए भी किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप्स की मदद से, ग्रुप के माध्यम से अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी है, तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक का जो है उसमें जो है वो सपोर्ट दिया जाएगा, किसी खास तौर पे ग्रुप के माध्यम से। यहाँ पे ज़रूरी है कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पे कम से कम 5 ट्रेंड व्यक्ति होने चाहिए, जो इस स्कीम में जॉइंटली जो है वो एक तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है वो सबमिट करेंगे और इस प्रोजेक्ट को वो रन करेंगे। अगर हम सब्सिडी की बात करें, तो सब्सिडी जो है वो कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी से निकाल के इसको एक कंपोजिट सब्सिडी की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अगर हम इसकी नेचर की बात करें कि सब्सिडी किस तरह की होगी, तो वो एक तरह से कंपोजिट सब्सिडी की तरह होगी। यहाँ पे जो 44% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, ख़ास तौर पे महिलाओं के क्षेत्र में, या महिलाओं के केस में, या SC/ST के केस में, या फिर ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स जो नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया से आते हैं, वहाँ पे ये 44% तक की जो है वो सब्सिडी होगी, जो पूरा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। जो बाकी अन्य कैटेगरी के लोग होंगे, जो अन्य कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स होंगे, उनके लिए ये सब्सिडी 36% कर दी जाएगी। 36% की सब्सिडी का जो है ये सीलिंग रखा गया है इस स्कीम के माध्यम से। यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, वो उसको एक तरह से रिप्लेस कर दिया गया है बैक एंड सब्सिडी के माध्यम से, और इसमें यहाँ पे 3 साल का जो है वो एक तरह से लॉक इन पीरियड भी रखा गया है इस सब्सिडी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई लोन लिया गया है जिसमें सब्सिडी है, तो उस अकाउंट लोन को जो है वो 3 साल के भीतर जो है वो बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि उस प्रोजेक्ट को, उस लोन को मिनिमम 3 साल तक चलाना पड़ेगा। और हालांकि जो सब्सिडी पोर्शन होता है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंक द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आएगा, यानी कि उस स्कीम में जो कैपिटल आपने रेज करा है, उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपको सब्सिडी अमाउंट के अलावा वाले अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। तो ये ज़रूरी बात थी सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते हैं कि कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ हम अप्रोच करेंगे इस तरह की स्कीम का अप्लाई करने के लिए, कहाँ पे हम जाएंगे, कौन लोग हैं, कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनको एलिजिबल इंस्टीट्यूशन की तरह देख सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। तो कमर्शियल बैंक्स पहली कैटेगरी है। कमर्शियल बैंक वो सारे बैंक होते हैं जो आपके आसपास कार्य कर रहे होते हैं, जिनको हम नेशनलाइज या प्राइवेट सेक्टर के बैंक
की श्रेणी में रख सकते हैं, उनको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। इसी तरह जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको हम कहते हैं, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस माने गए हैं और उनको भी ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इस स्कीम के माध्यम से किसी भी इस स्कीम को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनको भी एक एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया, जो कि एलिजिबल हैं इस स्कीम को डिसबर्स करने के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नाबार्ड से रीफाइनेंसिंग सुविधा दे सकते हैं, नाबार्ड से के एक तरह से इम्पैनल्ड हैं रीफाइनेंसिंग सुविधा देने के लिए, वो भी इसमें एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में है। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, आपके आसपास इनमें से कोई ना कोई बैंक मौजूद होगा, वहाँ इस स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है, वहाँ पे इस स्कीम के बारे में अप्लाई किया जा सकता है। अब लोन के बारे में समझते हैं कि कैसे उसको जो है रीपेमेंट का क्या सिस्टम बनाया गया है। तो रीपेमेंट के लिए जो रीपेमेंट का जो पीरियड रखा गया है, वो आपकी किस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ये जो पीरियड होगा, ये 5 से 10 साल के बीच का होगा। यानी कि अगर जो लोन का आपका जो रीपेमेंट का जो टेन्योर हो जाएगा, वो 5 साल से 10 साल के बीच का हो सकता है। वो 6 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है और 10 साल का भी हो सकता है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी होगी कि ये जो पीरियड है, इसमें जो आपका ग्रेस पीरियड होगा, जो कि मैक्सिमम 2 साल का हो सकता है, और ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा और अप्रूवल पे डिपेंड करेगा। जो आपका फाइनेंसिंग बैंक होगा, वो अप्रूव करेगा कि आपको ग्रेस पीरियड दिया जाए या ना दिया जाए, और ये ग्रेस पीरियड 2 साल का हो सकता है, जो कि आपके इस टेन्योर में काउंट होगा। इसके साथ-साथ जो सब्सिडी अमाउंट है, वो एक तरह से एडजस्ट कर दिया जाता है। आपके जो टोटल बैंक का जो लोन होता है, उसमें वो सब्सिडी अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये लोन रीपेमेंट अगर हम बात करें तो 5 से 10 साल का हो सकता है, और जिसमें 2 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है। लोन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो लोन एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि आप जो भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पे आप जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे जो क्रेडिट ऑफिसर हैं या जो ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे आप मिल के उनसे इस स्कीम के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनसे डिस्कस करके फिर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, और वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। हमारी कोशिश है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे हमारे देशवासी हैं, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको कैसे हम उनके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें, उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। ख़ास तौर पे जो सरकार की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही होती हैं, कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, या कृषि से संबंधित जो दूसरे व्यवसाय हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है, उसके उससे संबंधित जो भी स्कीम्स हैं, कैसे उनकी आपकी जानकारी आसानी के साथ आप तक पहुँचे और आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें और अपनी आय को दुगना या 3 गुना कर सकें। तो इसी कड़ी में हम आज जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि EDEG स्कीम, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है ये स्कीम। कि ये एक तरह से जो लाइवस्टॉक से संबंधित है, जो पशुपालन से संबंधित है, उससे संबंधित ये स्कीम है कि कैसे जो हमारे कृषि क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वो कृषि के साथ-साथ इस तरह का भी कोई पोल्ट्री फार्म या कोई डेयरी उद्योग या इस तरह की कोई व्यवसाय शुरू करें, जहाँ पे सरकार की जो स्कीम है, उसके माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकें और इस व्यवसाय के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन EDG प्रोग्राम। तो अगर हम इस स्कीम के बारे में बात करें कि जो EDG स्कीम है, ये एक तरह से जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, इसके तहत आता है, और इसका एक सब मिशन के पार्ट की तरह इसको देखा जा सकता है। और इसका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि कैसे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइवस्टॉक प्रोडक्शन है, या
जितने भी लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, कैसे हमारे जो लाइव स्टॉक है, जो पशु हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उनसे जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, कैसे उनको जो है उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए और उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उनकी उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इसी मिशन और इसी कॉन्सेप्ट और इसी टारगेट के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया, और जो कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का ही एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे मैंने बताया, कि जो भी हमारा लाइव स्टॉक है उसको कैसे हम जो है उस क्षेत्र में जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, उनकी जो उनका जो जो क्वालिटी है, उनके चारे की जो क्वालिटी है, जो उनकी फीड की क्वालिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो कैसे उस जो लाइव स्टॉक है उसको हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसमें इस जो स्कीम है, जो लाइव स्टॉक मिशन है, इसमें मुख्यतः जो 7 तरह की जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐसी 7 तरह की स्कीम्स हैं जो इसका पार्ट बनती हैं। और इस स्कीम के माध्यम से ही इस जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसको जो है वो सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं कि कौन सी ऐसी वो 7 तरह की स्कीम्स हैं जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रही हैं। अगर हम एक-एक करके इन स्कीम्स के बारे में बात करें कि कौन सी स्कीम्स हैं, तो पहली स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मुख्यतः कार्य करती है जो चारे से संबंधित है। जो हमारा लाइव स्टॉक से का जो फीड और फॉडर है उसको कैसे अच्छा किया जाए, उसकी जो क्वालिटी है कैसे इम्प्रूव की जाए, उससे संबंधित ये स्कीम है। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, ऐसी कौन सी लाइव स्टॉक की ब्रीड्स हैं जो कहीं न कहीं जिन पे खतरा है, उनको कैसे कंज़र्व किया जाए, उससे संबंधित है। पोल्ट्री डेवलपमेंट से संबंधित जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसी तरह जो फॉलन एनिमल्स की जो द यूटिलाइज़ेशन ऑफ फॉलन एनिमल्स स्कीम है, उसके बारे में है। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस जो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इसका पार्ट है। 7 तरह की जो स्कीम्स हैं। इसी के साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट और मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ रूरल स्लॉटर हाउसेज़ इंक्लूडिंग मोबाइल स्लॉटर प्लांट्स, ऐसे स्लॉटर हाउसेज और मोबाइल स्लॉटर प्लांट्स को डेवलप करना, वो इस एक सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का पार्ट है। इसी के साथ साथ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एंड डिलीवरी सर्विसेज, ये 7 तरह की जो मुख्य जो स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है, ये सातों स्कीम उसका पार्ट बनती हैं। और किसी ना किसी स्कीम के माध्यम से जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा समझते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, जैसे मैंने बताया कि ये एक सब मिशन की तरह काम कर रही है ये स्कीम। तो क्या सब मिशन है? अगर हम सब मिशंस की बात कर रहे हैं तो 4 कैटेगरी में इसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो पहली सब मिशन है वो एक तरह से लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पे कार्य कर रही होती है। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट किसे कह सकते हैं कि जानवरों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो, जो हमें अगर उससे मिल्क या गोट या और इस तरह के लेदर प्रोडक्ट्स या इस तरह की कोई भी चीज़ उससे निकल के मिल रही है हमें, तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, उनका जो है वो उनकी जो लॉन्गेविटी है वो इम्प्रूव आए। तो जो इसका सब मिशन का पार्ट है वो है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ जो सब मिशन की तरह देखा जा सकता है वो है पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो पिगरी से संबंधित जो भी कार्य हैं, कैसे पिगरी से जो इंडस्ट्री है, जो पूरा सेक्टर है, उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा उद्योग है अपने आप में। बहुत से जो ऐसे रीजन्स हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा जो है ये हिस्सा है पिगरीज का जो सेक्शन है। इसी तरह फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि देखिए जो भी हमारा जो लाइव स्टॉक होता है, जो पशु होते हैं, उनको हम खाने में क्या दे रहे हैं, किस तरह का क्वालिटी फूड उनको मिल रहा है, उनका जो फीड एंड फॉडर है उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह की उनको बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि चारा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जो पशु है उसके जो आउटपुट है उस पे उसकी डिपेंडेंसी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का सब मिशन की तरह जिसको देखा गया। इसी के साथ-साथ अ, यहाँ पे बात होती है स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सटेंशन की। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइवस्टॉक से भी संबंधित है, पिगरी से संबंधित है, उसके खाने-पीने यानी कि फीड एंड फॉडर से संबंधित है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और एक्सटेंशन की जो ज़रूरत होती है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ उसमें सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए, कैसे पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इन चारों सब मिशंस को साथ में लेके इन सब सारे जो 4 सब मिशंस हैं, इन पे कार्य करके, इन पे जो 7 तरह की स्कीम्स मैंने बताई, उनके माध्यम से, उनकी मदद से लोगों तक उन स्कीम्स को पहुँचाया जाए। उनके क्षेत्र में जिस तरह का उद्योग हो रहा है ख़ास तौर पे लाइव स्टॉक से संबंधित, उस तरह की स्कीम्स उन तक पहुँचाई जाएँ और इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को जो है, वो सक्सेसफुल बनाया जाए। यही कोशिश है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का। जो ईडीजी स्कीम है, ये एक तरह से क्रेडिट कम सब्सिडी लिंक्ड एक्टिविटीज़ जो हैं, उनको जो है एक तरह से नाबार्ड के माध्यम से जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। नाबार्ड क्योंकि एक प्रमुख संस्था है जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ या पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज़ या पिगरीज़ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नाबार्ड उसमें मुख्यतः जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है। और इसमें मुख्यतः 2 स्कीम्स के माध्यम से जिनको पीवीसीएफ यानी कि पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और दूसरा जो पिग डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स आईडीएसआरआर, इन 2 स्कीम्स के माध्यम से जो नाबार्ड है वो इस स्कीम की मदद करता है और इसको फंड प्रोवाइड करता है। इनके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि ईडीजी स्कीम में के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोल्ट्री वेंचर जो होता है वो शीप्स और गोट दोनों को मिला के जो है वो देखा जाता है पोल्ट्री वेंचर। जहाँ पे जो शीप होगा वो उसका इस्तेमाल होगा डेवलपमेंट ऑफ शीप फॉर वुल और मटन, यानी कि जो ऊन निकलता है शीप से, जो ऊन मिलता है या जो उसका जो मीट होता है वो शीप के से मिलता है। साथ ही साथ जो गोट है, जो गोट फार्मिंग के एक्टिविटी है, वहाँ पे मीट और मिल्क ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो गोट फार्मिंग की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए जो पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड है वो प्रदान किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। जो दूसरी हमारी स्कीम है यानी कि पिग डेवलपमेंट से संबंधित है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि कैसे जो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ जो पिग्स है वो अडॉप्ट किया जाए, नए साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाए ताकि इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको जो है बढ़ावा मिल सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके और लोग जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये एक बड़ा उद्योग है, तो वहाँ के लोगों को ये ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड जर्म प्लाज्म इस पे कार्य करता है। इसके साथ-साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इस तरह की साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज़्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से काम करना, वो उसमें डेवलपमेंट करना। इसी तरह जो सप्लाई चेन है पोर्क इंडस्ट्री की, उसको क्रिएट करना, एक अच्छी सप्लाई चेन मैकेनिज़्म क्रिएट करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी तरह एक तरह से जो उनकी इनकम को बढ़ाने में जो वैल्यू एडिशन करना है और जो इनकरेजमेंट देना है ताकि जो इनकम हो वो बढ़ सके, जो किसान है जो इस इंडस्ट्री में आ रहा है या इस तरह की एक्टिविटी में कार्य कर रहा है, उसको जो है अपनी इनकम को बढ़ावा देने के लिए उसको इनकरेज करना और एक वैल्यू एडिशन करना उसकी पूरी ओवरऑल प्रैक्टिसेस में जो भी साइंटिफिक तरीके या ट्रेडिशनल तरीके अपना रहा है उसमें कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए जिससे उसकी इनकम जो है वो बढ़ सके। इसी तरह पोल्ट्री और पिगरीज के बाद जो सैल्वेजिंग ऑफ मेल बफेलो काव्स हैं, यहाँ पे
कैसे उनका जो है सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाए जो मेल बफेलो काव्स हैं, क्योंकि मीट इंडस्ट्री खास तौर पे एक्सपोर्ट्स में हमारा बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो जो बफेलो मीट से आता है, एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था में, एक अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस है बफेलो मीट का। तो वहाँ पे जो है कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे उसका जो डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट है बफेलो मीट की वो बढ़ाई जाए, और कैसे उनका सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि इससे जो है वो हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है वो भी पूरी डायरेक्टली इसमें एक रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड होता है, वो पूरी लेदर इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड है, इस इंडस्ट्री पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए लेदर इंडस्ट्री के लिए, वो भी इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव उस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि कौन सी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है या इसका ओवरऑल मैनेजमेंट करती है तो जैसे मैंने पहले बताया, जो नाबार्ड है, क्योंकि नाबार्ड पूरी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती है, उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। यहाँ पे भी नाबार्ड जो है वो एक तरह से इसकी जो मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो इसका पार्ट है। और जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं देश भर में, वो सब नाबार्ड के माध्यम से उनकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होते हैं उनके माध्यम से जो है इस स्कीम्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस स्कीम को अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम इसकी फ़ीचर की बात करें, ये जो ईडीजी स्कीम है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पे बात करता है, जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो कि बैंकेबल भी हों, जहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स ला सकें, उनको बढ़ावा देना, उनके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जो इस तरह के बैंकिंग आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से या इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं? ज़ाहिर है क्योंकि ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, और जो उद्देश्य है वो ये है कि जो किसान है जो अपनी फसल उगा रहा है वो साथ ही साथ इसको भी कर सकता है। तो जहाँ पे जो किसान है उनको जो है इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की तरह रखा गया है। किसान अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है उसके साथ साथ वो इस तरह का पोल्ट्री फार्मिंग या इस तरह की एक्टिविटी में भी इस स्कीम के माध्यम से कार्य कर सकता है। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नौजवान हैं, ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं इस तरह के लाइवस्टॉक से संबंधित, वो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की तरह होंगे। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ भी हो सकते हैं, कोई अगर एनजीओ बना के एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। कोई कंपनी बना के भी इसमें कार्य किया जा सकता है और इसके लिए इस स्कीम को अप्लाई किया जा सकता है। कंपनीज़ जो होती हैं वो भी इसमें एलिजिबल होती हैं। कोऑपरेटिव्स हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो कोऑपरेटिव्स को भी इसमें एलिजिबिलिटी में रखा गया है और वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के माध्यम से फंड प्रोवाइड किया जा सकता है कोऑपरेटिव्स को भी। इसी तरह ख़ास तौर पे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, या जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, ये दोनों ही जो हैं वो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, और दोनों ही जो है इसमें जो है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं कि क्या इसमें किस तरह की सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना होता है। तो आरबीआई की तरफ से जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट का रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि 1 लाख रुपए या उससे ऊपर के अमाउंट पे होता है, जो कि 10% होता है, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आरबीआई की तरफ से इसमें छूट दी गई है। साथ ही साथ जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस लोन को जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है अपने बैंक के माध्यम से। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से आप इसमें जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका बैंक आपको केसीसी के माध्यम से भी इस स्कीम में फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। थोड़ा रीपेमेंट पीरियड समझते हैं, क्योंकि अक्सर व्यूअर्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि हम कितने दिनों के लिए लोन ले सकते हैं और कब तक हमें उसे जो है वो प्रोवाइड करना होता है, कब हमें रीपेमेंट करना होता है, कितना ग्रेस पीरियड होता है। ये सारी जो है वो कहीं न कहीं क्वेरीज़ होती हैं मन में, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको एक्टिविटी के हिसाब से समझने के लिए। तो जैसे
पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड है, यहाँ पे जो रीपेमेंट पीरियड रखा गया है वो 5 साल से 9 साल तक का रखा गया है, और इसके अंदर जो ग्रेस पीरियड होगा वो 6 महीने से 1 साल तक का होगा। इसी तरह जो स्मॉल रूमिनेंट्स और रैबिट्स के लिए जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें 9 महीने तक का जो है इसमें रीपेमेंट पीरियड है, और ग्रेस पीरियड इसमें 2 साल का होगा। साथ ही साथ पिगरीज में जो पिग डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है वो 5 से 6 साल का होगा, जो रीपेमेंट पीरियड है लोन का, और इसमें ग्रेस पीरियड जो है वो 1 साल का होगा। इसके अलावा जो मेल बफेलो, सैल्वेजिंग ऑफ मेल बफेलो काव्स है, उसमें जो रीपेमेंट पीरियड है वो 4 से 6 साल का है, और ग्रेस पीरियड जो है वो 1 साल का इसमें दिया गया है। इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में समझते हैं कि क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, कैसे इसके बारे में अप्लाई करना है। तो मुख्यतः इसको 4 स्टेप्स में हम समझते हैं कि एक-एक करके कि कौन से वो 4 स्टेप्स हैं जिसमें जो है इस स्कीम को में अप्लाई किया जा सकता है। पहला स्टेप जो होगा वो कहीं न कहीं होगा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जब भी आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, या बैंक में आप अपना जो है वो प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं, तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो भी बिज़नेस है, जो भी आइडिया है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काफ़ी काम करना चाहिए, और उसके सारे एस्पेक्ट्स बहुत ध्यान से जो है किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में भी आप कर सकते हैं। और तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक पहला स्टेप होगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और अपने बैंक में सबमिट करनी है, ताकि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिव्यू कर सके, और जो आपका पूरा प्रोजेक्ट का जो सैंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। जितनी डिटेल में और जितनी अच्छी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, आपके लोन के सैंक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक पहला स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें, तो जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बैंक में रिव्यू हो गया और उसको सैंक्शन मिल गया है, तो वो अपलोड किया जाएगा ईडीजीपी पे पोर्टल पे। जहाँ पे ईडीजीपी पे पोर्टल होगा वहाँ पे उसको अपलोड किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से, और इसी के साथ साथ 30 दिनों का समय होता है पूरा सैंक्शन और जो आपका जो एलिजिबल जो सब्सिडी अमाउंट है उसको ब्लॉक करने के लिए। बैंक के पास या जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उसके पास 30 दिन का समय होता है आपका लोन को सैंक्शन करके जो आपकी सब्सिडी बन रही है उसको जो है एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है आपके आपके प्रोजेक्ट के नाम से। तो सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, दूसरा स्टेप हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद पोर्टल पे अपडेट करना, और 30 दिनों के अंदर उसका सैंक्शन और फंड्स की जो ब्लॉकिंग होगी वो 30 दिनों के अंदर हो जाएगी। तीसरे स्टेप में अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो वैलिडेशन जो प्रोसेस होता है बैंक का, वो सारी चीज़ें होने के बाद तीसरे स्टेप में जो बैंक होगा वो आपका फ़ंड रिलीज़ करेगा। फ़ंड जो रिलीज़ करेगा वो इंस्टॉलमेंट में होगा ज़्यादातर, लेकिन वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपको इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है आपका मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो मेजर फंड है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही है, अगर है तो आपको पूरा अमाउंट भी रिलीज़ हो सकता है। या फिर अगर आपका स्टेजेस में है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी या जो वो आपका अपलोड करने के 30 दिनों के अंदर होगा। जो आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो पोर्टल पे अपलोड करी गई होगी उसके 30 दिनों के अंदर आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट या जो पूरा जो कैपिटल है वो 30 दिनों के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ तीसरे स्टेप में वही डेटा, वही जो है डिटेल्स वो नाबार्ड को सबमिट करी जाएगी 30 दिनों के भीतर जब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हो गई। चौथे स्टेप में जो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी होती है नाबार्ड की, वो आपके पूरे प्रपोज़ल को देखती है, रिव्यू करती है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनके पोर्टल पे जाके वो अप्रूव कर देती है, और उनकी जो सब्सिडी जो होती है वो 1 महीने के अंदर आपके जो है वो लोन के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो चौथे स्टेप में रोल आता है वो नाबार्ड का आता है। नाबार्ड उसको पूरा रिव्यू करने के बाद आपकी जो सब्सिडी का अमाउंट है
वो उसको रिलीज़ कर देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो मुख्यतः ये 4 स्टेप्स में आपका जो है इस स्कीम के माध्यम से आप पहले अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर वो अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है, वहाँ पे वो पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होती है 30 दिनों के भीतर। फिर वो नाबार्ड को सबमिट होती है और नाबार्ड जो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शनिंग कमेटी होती है, वो उसको रिव्यू करके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसके पोर्टल पे जाके वहाँ पे सब्सिडी को अप्रूव कर दिया जाता है। यहाँ पे जो सब्सिडी से संबंधित जो मुख्य बात है वो ये कि जो भारत सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवांस में ही नाबार्ड को जो है वो सब्सिडी अमाउंट रिलीज़ कर दिया जाता है पोर्टल के ऊपर ही। नाबार्ड अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है और जैसे ही वो एक सर्टेन लेवल से कम होता है, नाबार्ड उसको फिर एडजस्ट कर देता है और यूटिलाइजेशन फंड के यूटिलाइजेशन को वो बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से एलिजिबल बेनिफिशरीज को पहुंचाता है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल बैंक के माध्यम से, जो कि पूरी एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। पूरी ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम का एक पूरा जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। अब समझते हैं, आइए कि कंपोनेंट वाइज समझते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन सी जो फार्मिंग है उससे संबंधित क्या सब्सिडी अमाउंट है, क्या सीलिंग है, उसमें थोड़ा कंपोनेंट वाइज समझते हैं इस स्कीम के माध्यम से। तो अगर पहले कंपोनेंट की तरह देखें तो जो ब्रीडिंग फार्म्स है, ख़ास तौर पे जो अल्टरनेट स्पीशीज़ हैं जैसे टर्की है, डक्स हैं, जापानीज़ क्वेल्स है, इस तरह की जो गिनी फाउल या गीज़ जो बर्ड्स हैं, इनको अल्टरनेट स्पीशीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है। इनकी फार्मिंग, इनकी ब्रीडिंग फार्म्स को जो सीलिंग जो सब्सिडी अमाउंट दिया गया है वो 25% है और इसकी जो हाईएस्ट सीलिंग है वो 7.5 लाख रुपए है। ये अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा कम या ज़्यादा आपके जो कौन सी आप बर्ड कर रहे हैं ब्रीडिंग और क्या यूनिट साइज़ है आपका। इसके अलावा जो सेंट्रल ग्रोअर यूनिट्स CGU होता है, जिसमें 16,000 लेयर की चिक्स पर बैच होती है, उसमें भी सब्सिडी अमाउंट 25% है और यहाँ पे सीलिंग अमाउंट है वो 10 लाख रुपए पर बैच होता है। हाइब्रिड लेयर की बात करें, हाइब्रिड लेयर चिकन्स के केस में अप टू 20,000 लेयर्स में 25% आपका इसमें सब्सिडी अमाउंट होता है और 2 लाख रुपए फॉर 2000 लेयर यूनिट होता है आपका हाईएस्ट जो कैपिटल जो सीलिंग होती है सब्सिडी अमाउंट की। इसी तरह हाइब्रिड ब्रॉयलर चिकन्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे अप टू 20,000 बर्ड्स का जो यूनिट होता है, वहाँ पे भी 25% इसकी जो है वो सब्सिडी की होती है और 56,000 रुपये जो है इसकी पर 1000 ब्रॉयलर जो बैच होता है वो इसकी जो है वो हाईएस्ट सीलिंग अमाउंट रखा गया है इस स्कीम के माध्यम से। इसी तरह जो रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री, जहाँ पे जो इनपुट टेक्नोलॉजी है अदर तरह की जो है चिकन है या अल्टरनेटिव स्पीसीज़ हैं, जैसे टर्की है, जापानीज़ क्वेल्स हैं, गिनी फाउल्स है, इस तरह की लिए जो रेयरिंग फार्म्स हैं वहाँ पे भी 25% की सब्सिडी है और 5 लाख रुपए तक का जो हाईएस्ट सीलिंग अमाउंट है जो सब्सिडी का वो 5 लाख रुपए है। फीड मिक्सिंग यूनिट्स के लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, जहाँ पे 1 टन प्रति आर डिजीज़ इन्वेस्टिगेशन लैब्स होते हैं, उसमें 25% लैब जो सब्सिडी होती है और 4 लाख रुपए का जो है वो सीलिंग अमाउंट रखा गया है इस स्कीम में। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी सब्सिडी है, उसमें सब्सिडी की जो सीलिंग रखी गई है वो 2 लाख रुपए रखी गई है, 25% की उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो रेफ्रिजरेटेड भी हैं, यानी कि पहले जो हैं वो ओपन वाले हो सकते हैं और दूसरे रेफ्रिजरेटेड भी हो सकते हैं, जहाँ पे हमें जैसे मिल्क की सप्लाई के लिए चाहिए होते हैं या इस तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स जो रेफ्रिजरेशन में कोल्ड चेन जहाँ पे मेंटेन करनी है, इस तरह की अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी सब्सिडी की जो सीलिंग रखी गई है वो 3.75 लाख या 25% उसकी जो है वो सीलिंग रखी गई है सब्सिडी की। इसी तरह हम रिटेल आउटलेट्स में भी देख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग यूनिट्स हों या मार्केटिंग यूनिट्स हों, ये रिटेल आउटलेट्स भी के लिए भी जो है वो जो सीलिंग रखी गई है वो 2.5 लाख रुपए रखी गई है ड्रेसिंग यूनिट्स के लिए, और जो मार्केटिंग यूनिट्स हैं उनके लिए 3.75 लाख और दोनों में 25% तक की सब्सिडी अमाउंट रिलीज़ किया जाता है। इसी तरह मोबाइल मार्केटिंग यूनिट्स जो होते हैं वहाँ पे भी 25% की जो है वो
सब्सिडी रखी गई है और 2.5 लाख तक की सीलिंग है यहाँ पे। इसी तरह जो कोल्ड स्टोरेज होता है फॉर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे उनके लिए भी 25% की जो है सब्सिडी है और 5 लाख रुपए हाईएस्ट सीलिंग रखी गई है उस केस में भी। अगर हम एग्स की या ब्रॉयलर कार्ड्स की बात करें, उसमें भी 25% की सब्सिडी है और प्रति कार्ड 3,750 रुपये का इसमें सीलिंग कैप रखा गया है। जो लार्ज प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जिसमें 2,000 से 4,000 बर्ड्स पर आवर के हिसाब से प्रोसेसिंग होती है, उनमें भी सीलिंग रखी गई है। यहाँ पे जो सीलिंग है वो 1.25 करोड़ रुपए 125 लाख की सीलिंग रखी गई है और 25% का इसमें जो है वो सब्सिडी है। इमो प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होते हैं जहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए तक का जो है वो सीलिंग स्लैब है सब्सिडीज़ के केस में, जो कि 25% हो सकता है। इसी तरह फेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई या लिटर मैनेजमेंट हो गया, इसके लिए भी सब्सिडी रखी गई है जिसकी जो अपर सीलिंग है वो 1.25 करोड़ रुपए हो सकती है और ये भी आपके जो यूनिट साइज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का यूनिट साइज़ है। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से संबंधित है या किसी वेस्ट डिस्पोजल में कोई इनोवेशन है या उससे टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मिनी हैचर्स भी हो सकते हैं, इसमें एग वेंडिंग मशीन्स हो सकती हैं। तो इस तरह की अगर कोई यूनिट है, वहाँ पे जो सब्सिडी की सीलिंग रखी गई है वो 1.25 करोड़ रुपये रखी गई है और ये आपकी यूनिट के हिसाब से, जो कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। और जो भी आपकी जो प्रोजेक्ट का जो एक तरह से वैल्यू है या जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है, उसके हिसाब से भी ये इसका जो है अमाउंट जो है वो वेरी कर सकता है। अगर हम इसी को जो IDSRR जो रूमिनेंट्स के लिए है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स के केस में, अगर इस क्षेत्र में क्या सब्सिडी है, क्या सीलिंग है, ये थोड़ा समझते हैं। जो रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स के केस में हम देखते हैं किस तरह की सब्सिडी है। तो कमर्शियल यूनिट्स जो होती हैं उसमें 25% की सब्सिडी है, जिसमें 12,500 रुपये की हाईएस्ट लीविंग है जो सब्सिडी का जो सीलिंग अमाउंट है। इसी तरह जो ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं वहाँ पे 25% की जो है सब्सिडी है और जो सीलिंग अमाउंट है वो 2,50,000 रुपये का हाईएस्ट लीविंग जो सीलिंग अमाउंट है। कमर्शियल रैबिट की जो फार्मिंग वाला जो यूनिट होगा, इसमें भी 25% की जो है सब्सिडी है और जो सब्सिडी की जो सीलिंग अमाउंट है, जो हाईएस्ट स्लैब है, वो 75,000 रुपये होगा। इसी तरह जो अंगोरा ब्रीडिंग फार्म्स हैं, जो रैबिट की एक वैरायटी है, उसमें ये डिपेंड करेगी आपकी यूनिट के साइज़ के हिसाब से। पिगरीज के केस में, पिग डेवलपमेंट के केस में देखते हैं ADG स्कीम में किस तरह की सब्सिडी है। जो कमर्शियल रेयरिंग यूनिट्स होंगी उनमें 25% की जो है सब्सिडी होगी और जो सीलिंग होगा वो 25,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होगा। इसी तरह जो पिग ब्रीडिंग फार्म्स हैं उसमें भी सब्सिडी 25% है और जो सीलिंग अमाउंट है वो 2 लाख रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह जो रिटेल पोर्क आउटलेट्स हैं जहाँ पे फॉर चिलिंग फैसिलिटी दी जाती है, उसमें 25% की सब्सिडी अमाउंट होगा और जो सीलिंग होगा वो 3 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। तो पिगरीज के केस में भी अच्छा सीलिंग अमाउंट दिया जाता है क्योंकि मेनली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ के लिए एक बड़ा उद्योग है, तो यहाँ पे सीलिंग अमाउंट भी वहाँ पे यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह ये देखते हैं कि मेल बफलो काव्स के जो केसेस में किस तरह का जो है सब्सिडी अमाउंट है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज में देख सकते हैं इसको। एक होता है मिनी यूनिट्स की कैटेगरी, एक होता है कमर्शियल यूनिट्स और तीसरा हो सकता है इंडस्ट्रियल रेयरिंग यूनिट्स। तो 3 कैटेगरी में जो है इसको एक तरह से कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली यूनिट यानी कि जो मिनी यूनिट की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे 25 कार्व्स तक की जो है वो रेयरिंग होती है। यहाँ पे जो सब्सिडी अमाउंट है वो 25% और जो सब्सिडी की जो सीलिंग अमाउंट है वो 6,250 रुपये होगा प्रति काफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे लोन का अमाउंट होगा, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का के हिसाब से सब्सिडी माइनस करने के बाद 50% तक का जो है वो लोन इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर हम कमर्शियल यूनिट्स की बात करें जिनको हमने कमर्शियल कैटेगरी में रखा गया है, वहाँ पे
25 से लेके 200 कार्व्स तक का जो है एक ही लोकेशन पे अगर है तो उसको कमर्शियल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उसको कमर्शियल यूनिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहाँ पे भी 25% की जो सब्सिडी दी जाती है और जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है वो 1.5 लाख रुपए प्रति 25 कार्व्स के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि अगर 200 कार्व्स हैं तो 8 यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा उसको, यानी कि 6,000 रुपये प्रति काफ के हिसाब से वो लगभग उसका जो है वो रेट आएगा, जो सब्सिडी का अमाउंट होगा मैक्सिमम। इसी तरह तीसरी कैटेगरी जिसको इंडस्ट्रियल रेयरिंग यूनिट की तरह देखा जा सकता है, वहाँ पे 200 से लेके 2,000 तक के जो काव्स होंगे वो एक ही लोकेशन पे अगर हैं तो उसको इंडस्ट्रियल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे इस तरह के जो होते हैं वो एक्सपोर्ट यूनिट्स वगैरह में जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट यूनिट्स एक तरह से एक्सपोर्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी 25% सब्सिडी के साथ साथ जो सीलिंग अमाउंट है वो 6,25,000 रुपये प्रति 200 काफ्स, यानी कि पर काफ 3,150 रुपये जो मैक्सिमम सीलिंग आएगी वो प्रति काफ के हिसाब से आएगी। तो ये मेल बफलो के केस में जो है वो सब्सिडी अमाउंट और मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट है जो कि दिया जाता है। तो इस स्कीम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो भी ऐसे ऐसे ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी ज़रूरी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पे इस उद्योग के साथ-साथ लोग एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं, अपने लिए जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को दूर कर सकते हैं इन उद्योगों के साथ जुड़ के। और कैसे जो सरकारी मदद है उनको उनके स्कीम्स के माध्यम से, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, ईडीजी स्कीम के माध्यम से कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी आय को दुगना या 3 गुना कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि इसी तरह की स्कीम्स आप तक पहुँचाई जाएँ, ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, ताकि उनको अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो एग्रीकल्चर करते आए हैं उसी के साथ-साथ वो नए ज़माने की कोई या कोई अल्टरनेट उद्योग साथ-साथ क्रिएट कर सकें और अपने लिए बेहतर आय के विकल्प जो है वो तैयार कर सकें। इस सेशन में हमारी यही कोशिश थी कि आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी है इस स्कीम की वो सब प्रोवाइड की जाए। आप हमारे लाइव सेशन में भी आके आप जुड़ सकते हैं और इस स्कीम से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों का, आपकी सारी शंकाओं को आसानी के साथ आपको जो है सारी सवालों का जवाब दिया जाए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ खास तरीके के बिजनेस आइडियाज के बारे में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने देखा होगा जितना ज्यादा आज हम डेवलप करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम डिजिटली हर चीजों पे मूव करते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोगों की जो वर्किंग होने की जो कंडीशन है या फिर कहा जाए वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। और हमेशा से ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन में और हर जगह पर, हर इवेंट में, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में भी, भले हम माने या ना माने, खूबसूरत दिखना या फिर कहा जाए अच्छा दिखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए नेचुरली आप बहुत ज्यादा कहा जाए फेयर स्किन के नहीं है या फिर कहा जाए बहुत अच्छे नहीं है, तो आपको आज के समय में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर कहा जाए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जिसके थ्रू आप भी अगर अपने फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें एनहेंसमेंट करना चाहते हैं तो काफी इजीली आप कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही बिजनेस आइडिया है आपके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जिसमें हम बेसिकली आज 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी डिमांड मार्केट में इस समय काफी ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी लोगों में काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अगर बचपन से सोच रहे हो कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनूंगा या एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा या एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। बस कमी है तो आइडिया की, क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का, तो प्लानिंग में पहला स्टेप यही होता है कि आपको खुद समझ नहीं आता है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। तो आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए
हम लेकर आते हैं आपके लिए बिजनेस आइडियाज, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए मैं अंजू शुरू करती हूँ आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया, जिसमें हम बात करेंगे बेंटोनाइट पाउडर मेकिंग बिजनेस की। वैसे तो माना जाता है कि बेंटोनाइट पाउडर मेकिंग बिजनेस आज के समय में एक कहा जाए हाईटेक तरीके से सामने आ रहा है, यानी कि लोगों में काफी कहा जाए कि इसका वर्चस्व है या बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज से नहीं बल्कि पुराने समय से ही इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता रहा है एज अ ब्यूटी इनहेंसमेंट, या फिर कहा जाए कि कई तरीके की स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, अब इसको एक नई पहचान मिल गई है एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंटोनाइट पाउडर की, तो बेंटोनाइट पाउडर आपका एक बेसिकली रॉक की क्ले है, जो कि कहा जाए कि आपकी ग्राइंड करके बनाई जाती है। इसका सॉफ्ट टेक्सचर तैयार किया जाता है, फिर जब इसमें वाटर वगैरह को मिलाया जाता है या मिक्स किया जाता है तो ये एक पेस्ट के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। और पेस्ट के फॉर्म में जब ये क्रिएट हो जाता है तो इसका यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ही लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, some people use this paste for medical and cosmetic benefits, as I have discussed earlier with you that कि कई लोग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिव ऑयल हो जाता है, या फिर आपकी जो ब्लड की जो जनरेशन है, या फिर कहा जाए कि आपकी ब्लड में अगर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज वगैरह हो जाती हैं, या कई तरीके के हार्मफुल थिंग्स आपकी बॉडी में सिक्रीज होते हैं, तो इसकी वजह से आपको फेस से लेकर पूरी स्किन पे काफी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, या फिर कहा जाए इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए, लोग यूज कर रहे हैं बेंटोनाइट पाउडर का, जिन्हें आप देखते होंगे कि कई प्रोडक्ट्स जब आप उनके बैक साइड में आप पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के पार्ट में, तो अक्सर मिला होता है। क्यों? क्योंकि इससे रैशेस वगैरह भी आपके ठीक हो जाते हैं, या फिर आपकी एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्किन में किसी तरीके की अलग तरीके की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके कहा जाए कि छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। तो ये सब की सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करता है आपका ये बेंटोनाइट पाउडर। तो बेंटोनाइट पाउडर जो लोग इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं या यूनिट्स अपनी चला रहे हैं, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्योंकि डिमांड इसकी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो आप भी शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो चलिए, अब इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो अगर इंडियन मार्केट साइज की बात करें तो 56 मिलियन ऑलरेडी इसका मार्केट साइज मेजर किया गया है 2022 तक, यानी कि 2022 तक, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड बाय 2029 इट विल रीच 227 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 2029 तक यही बढ़कर 227 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगा। और वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में भी बात करें, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वैसे आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली वाला जो क्षेत्र है या जो एरिया है, वहां पे इस तरीके की क्लेज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। यही कारण है कि अगर भारत में इसके प्रोडक्शन की बात करें तो आपके गुजरात के भावनगर, कच्छ वगैरह में और राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ही क्षेत्र में आपके लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्लोबल मार्केट साइज की। तो ग्लोबल मार्केट साइज एस्टिमेट किया गया है कि 2023 तक ये 1.76 बिलियन यूएस डॉलर तक का रहेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 2023 तक तो ये रहेगा ही, लेकिन इसमें मार्केट ग्रोथ तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इसके बूस्ट होने का क्या रीजन है? नंबर 1, ग्लोबल डिमांड फॉर नेचुरल हेल्थ केयर एंड प्रोडक्ट्स। लोग अब उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि अगर मैं खाने के प्रोडक्ट की बात कर लूं, फूड प्रोडक्ट्स की, या किसी भी तरीके की जो नेचुरल होते हैं या ऑर्गेनिक होते हैं, उनके ऊपर लोग ज्यादा आजकल ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये तो मिट्टी है, तो इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो शायद इसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को ना मिले। तो पहली बात तो ये है जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड नंबर 2, राइजिंग अवेयरनेस ऑफ बेंटोनाइट्स अब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज, यानी जो लोगों को ये बात नहीं पता थी कि बेंटोनाइट का जो पाउडर है वो आपके एक्सेसिव ऑयल वगैरह को पूरी तरीके से रिमूव कर सकता है या फिर ऑब्जर्व कर सकता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सही कर सकता है। अब जब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है
तो लोग इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ये एक बेहतर बिजनेस आइडिया है। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, जो कि रिलेटेड है आपके डी टैनिंग से। आपने देखा होगा टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? जब आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे आप सनलाइट वगैरह भी, सन रेजेस वगैरह को भी फेस कर रहे हैं, डस्ट को भी फेस कर रहे हैं, कई तरीके के जो पॉल्यूशन को भी आप फेस कर रहे हैं, आपकी स्किन फेस कर रही है। इसकी वजह से आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है, डल हो जाता है, डार्क हो जाता है, या फिर स्किन के कलर में आपको कई जगह पे कहीं डार्क, कहीं लाइट, ऐसे भी कलर के जो कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं एक ही व्यक्ति के की स्किन पर। तो इन सबको रिमूव करने को लेकर पहले उतना ज्यादा कहा जाए कि हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल थे। कुछ लोग कहा जाता है कि हाँ देसी उपचार करते थे, लेकिन आजकल मार्केट में रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डी-टैन क्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कोई चाहता है। क्यों? क्योंकि आप बाहर निकलना तो बंद नहीं कर सकते, आप एनवायरनमेंट को या सनलाइट को फेस करना या एटमॉस्फेयर को फेस करना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनसे होने वाले इम्पैक्ट्स को आप जरूर रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसी वजह से लोगों में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये स्किन की आपकी केयर के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके यूज के बारे में बता दें, इट रिमूव्स ऑल ट्रेसेस ऑफ टैनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑन स्किन। यानी आपके स्किन पे अगर अलग अलग तरीके के स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपने खुद भी फील किया होगा जब आप ग्लव्स वगैरह का यूज करते हैं या फिर कहा जाए फुल स्लीव्स पहनते हैं, तो जहां तक आपकी स्लीव्स होती हैं शायद वहां का स्किन का कलर आपका थोड़ा सा लाइट होता है या फेयर होता है, लेकिन जहां पे आपकी स्किन ओपन रह जाती है वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको दिखता ही दिखता है। जैसे आप बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप वॉचेस ही देख लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा वॉच लगाते हैं तो जब आप वॉच अपनी हटाते होंगे तो एक वॉच का शेप आपको दिखता है। फिर बाद में जब कभी आप किसी पार्टी या इवेंट वगैरह में जा रहे होते हैं, या फिर कहा जाए आप हाफ स्लीव्स ही पहनते हैं, फिर उसके बाद आपने स्लीवलेस कोई कपड़ा यूज कर लिया, तो उसकी वजह से गर्ल्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डी-टैनिंग के लिए आप सैलून वगैरह जाते हैं या फिर कहा जाए आप ब्यूटी पार्लर्स वगैरह की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आप अपने घर पे भी कर सकते हैं डी-टैन क्रीम वगैरह का यूज करके। तो यही कारण है कि लोगों में डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्किन को आपकी मॉइस्चराइज भी करता है, साथ ही साथ हेल्दी स्किन को भी प्रमोट करता है, यानी कि आपके स्किन को हेल्दी बनाने का भी काम करता है। इट वर्क्स ऑन स्किन डिकलरेशन, डल एंड अनइवन स्किन टोन्स। अनइवन का मतलब यही है कि कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, ये सारी चीजों को एक कलर में करने का काम करता है। एंड सॉफ्टन स्किन गिविंग फर्मर स्किन टेक्सचर, और स्किन की सॉफ्ट होने से आपके स्किन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती है, और साथ ही साथ आपके स्किन की जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने का भी काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। अगर इंडियन मार्केट साइज के बारे में बात करें तो 2021 तक के डेटा बताते हैं कि ऑलरेडी इसका जो बिजनेस है इंडिया में सिर्फ 0.58 बिलियन यूएस डॉलर तक रीच हो चुका है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 2.43 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो जाएगा। और वहीं ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बात करें तो ऑलरेडी 2022 तक 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, एंड इसकी जो डिमांड है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कस्टमर्स तो इसका यूज करते ही करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन से की तरफ से तो ये डिमांड है ही, लेकिन जिनका बिजनेस ही है लोगों को ऐसी सर्विसेज देना, उनके यहाँ तो बल्क में इसकी डिमांड होती है। जैसे कि हम बात कर ले ब्यूटी सैलून वगैरह की या स्पा वगैरह की, तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा एग्जिस्टेड हैं, तो ये बिजनेस आइडिया भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में,
जो कि रिलेटेड है आपके चारकोल फेस वॉश मेकिंग बिजनेस से। तो चारकोल फेस वॉश, आप आजकल कई लोग इस चीज का मजाक भी, पहले जब स्टार्टिंग में आया एज अ प्रोडक्ट तो कई लोग इसको फन वे में भी लेते थे कि अरे ये क्या लगा लिया तुमने फेस पे, पूरा ब्लैक कर लिया। लेकिन जब आप उसको रिमूव करते हैं, यानी कि फेस वॉश वगैरह आप लगाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई तरीके के चारकोल के फेस मास्क आते हैं, तो जब आप उनको यूज करके हटाते हैं तो आपके स्किन में एक अलग तरीके का ग्लो भी नजर आता है। साथ साथ आपको ये भी नजर आएगा कि डेड सेल्स वगैरह आपकी रिमूव हो जाती हैं, और आपकी स्किन जहां पे कहा जाए आपने नहीं यूज किया होता है उन चारकोल फेस मास्क वगैरह का, वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। देन यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस आता है उस चारकोल फेस वॉश को यूज करने से या चारकोल फेस मास्क वगैरह को यूज करने से। तो चलिए जान लेते हैं कि ये किस काम आते हैं जिसकी वजह से इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। इट प्यूरिफाइज स्किन बाय रिमूविंग एक्सेसिव ऑयल्स। पहली बात तो आप फेस वॉश यूज करते हैं तो जो भी एक्सेसिव ऑयल होता है उसको वो रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आपकी स्किन पे ऑयल रहती है तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो पाते, और जब अच्छी तरीके से ओपन नहीं हो पाते तो आपकी जो स्किन की जो सेल्स होती हैं वो इजिली ब्रीथ नहीं कर पाती, और डेड सेल्स उस पर आपकी कलेक्ट होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन जो है उतनी हेल्दी नहीं नजर आ रही, उतनी ग्लो नहीं कर रही है, उतनी फेयर नहीं नजर आ रही है। तो एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करने का काम करता है रिमूविंग व्हाइट हेड्स एंड ओपनिंग अप क्लॉग्ड पोर्स ऑफ स्किन। देखिए जो मैंने आपको बताया रीजन, वो सारे रीजंस को भी सॉल्व कर, उन सारी परेशानियों को भी सॉल्व करने का काम ये करता है। एंड मेजर इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज होता है वो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ये इंप्रूव करता है आपकी क्लिनजिंग एबिलिटीज ऑफ फेस वॉश। जो आप जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोप ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन सोप जो है वो आपकी हार्ड स्किन के लिए तो सही है, लेकिन फेस की स्किन अगर कंपेयर करें आपकी बॉडी स्किन से तो थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो वहां पे आप फेस वॉश वगैरह का यूज करते हैं, तो अगर फेस वॉश में आपके एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह को ऐड किया जाता है तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से आप फ्रेश, क्लीन और हेल्दी लुक के लिए रेडी हो जाते हैं। और स्किन को लेकर आजकल कौन नहीं कॉन्शियस है, हर कोई चाहता है कि हमारे स्किन अच्छी रहे। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा आप देखते होंगे ब्यूटी सैलून वगैरह पे करते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने घर पे भी इन सारी चीजों को कर सकते हैं। यही कारण है कि आजकल ब्यूटी सैलून या स्पा वगैरह में तो इनकी डिमांड होती ही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करें और इस सेक्टर में अपने आप को एक सफल उद्यमी बनाएं। अगर इंडियन मार्केट साइज के बारे में बात करें तो 2021 तक के डेटा बताते हैं कि ऑलरेडी 21.58 मिलियन यूएस डॉलर का इसका मार्केट साइज है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द 2029 इट विल रीच टू 83.54 बिलियन यूएस डॉलर। और वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बात करें तो ऑलरेडी 2022 तक 6.28 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, और इसकी जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एक विन विन सिचुएशन ही आप मान सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। चलिए अब बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपके बाथ सोप से। और आज हम बात करेंगे लिक्विड बाथ सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक स्पेसिफिक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जो कि अप्लाई किया जाता है आपकी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए व्हाइल बाथिंग, जब आप नहा रहे होते हैं उस वक्त। एंड ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है देन बार सोप्स, यानी जो आप सोप्स वगैरह यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये इफेक्टिव है, ये काफी ज्यादा हाइजीनिक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इसकी जो आपने कई सारे एड्स भी देखे होंगे लिक्विड बॉटल्स के कि हर बूंद स्वच्छ, तो ये मान के चलिए कि उस पर किसी और ने अपनी बॉडी पे नहीं अप्लाई किया होता है जो आप अप्लाई करने जाते हैं। तो ये लिक्विड सोप आपके लिए और भी ज्यादा हाइजीनिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। एंड इट इंक्लूड्स शावर जेल एंड बॉडी वॉशेस, और इसमें शावर जेल और बॉडी वॉश दोनों का मिक्सअप होता है। अब इसको बनाने के लिए डिस्टिल वाटर वगैरह का यूज किया जाता है, सोप फ्लेक्स वगैरह का यूज किया जाता है, और कई तरीके के ऑयल इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या जोजोबा ऑयल। इन सब के प्रयोग से बनाने से
आपके स्किन को हाइजीन तो मिलती ही है, साथ साथ कई तरीके से आपके स्किन को कहा जाए हेल्दी बनाने का भी काम ये करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका इंडियन मार्केट साइज अगर देखें तो 2021 तक 1.52 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है और वहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक यही मार्केट साइज 3.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहीं ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बात करें तो एस्टिमेट किया गया है कि 8.79 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचेगा और इसकी डिमांड लोगों में बहुत ज्यादा है और लोग आजकल अपने स्किन वगैरह को लेकर काफी ज्यादा अवेयर भी हैं। उन्हें अब हर चीज का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। लोग अब ऐसा नहीं सोचते कि हाँ ये क्रीम लगा लूंगी तो ये सही हो जाऊंगी। अब लोग बिहाइंड दी लॉजिक के पीछे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको या कहा जाए जब उन्हें रीजन पता चल जाता है तो वो उसको रिमूव करने की कोशिशें करते हैं। तो आजकल मार्केट में इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए भी जाते हैं जो सच में आपको मेडिकली भी कई तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के बिजनेस आइडियाज आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा और सेशन को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हैं या डाउट्स हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे जूम सेशन से, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जुड़ना मत भूलिए हमारे जूम सेशन से और पूछिए अपने सवाल एक्सपर्ट से और पाइए अपने जवाब तुरंत।